हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इम्पीडेंस मैचिंग, उसको डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में हम डिटेल में समझेंगे कि Z इनपुट मीन्स इनपुट इम्पीडेंस क्या है, ZR जो हम बार बार फार्मूलाज में लिखते आ रहे हैं जिससे कि हमने लोड कनेक्ट किया है, उसका क्या मीनिंग है। Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इसका क्या मतलब है। और ये तीनों ट्रांसमिशन लाइन की डिज़ाइन एज वेल एज उसका जब हम एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, उस डिज़ाइन ट्रांसमिशन लाइन को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जब हम काम में ले रहे हैं तो ये तीनों ZR, Z इनपुट और Z0 क्या अपना रोल प्ले करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी डिस्कशन में हम कंक्लूड करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है और स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या रहता है। किसी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव के लिए हमने जब वो एक इम्पीडेंस से, एक मीडियम की इम्पीडेंस से दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों मीडियम के बीच में एग्जिस्ट करेगा, उससे रिलेटेड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है। और अगर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों साइमल्टेनियसली किसी मीडियम में एग्जिस्ट कर रही है तो जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है उसके साथ एसोसिएटेड स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है, ये हम अपने यूनिफॉर्म प्लेन वेव के यूनिट के डिस्कशन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो देखने के साथ साथ उसे अच्छे से समझने के लिए आप यूनिफॉर्म प्लेन वेव में स्टैंडिंग वेव एज वेल एज रिफ्लेक्शन इन टू डिफरेंट मीडियम्स के मेरे वीडियोस को ज़रूर से देखें ताकि आप उसी टॉपिक को कंटिन्यूटी में महसूस कर सकें और बिना बहुत सारे फार्मूलाज को याद किए या मेमोराइज किए आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ओके, तो हम ये बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन इज़ परफेक्टली मैच्ड, ट्रांसमिशन लाइन इज़ ओपन सर्किटेड, ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट में क्या होगी, ट्रांसमिशन लाइन की ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। तो इस वेराइटी में बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनते हैं। तो हम एक एक टर्म को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म क्या मीनिंग रखती है, और अगर इस टर्म में हमसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया है तो हम ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स को कैसे कंक्लूड करेंगे। तो हमने इम्पीडेंस मैचिंग में हम Z0, ZR और Z इनपुट को डिस्कस करते हैं और उन पे बेस्ड डिफरेंट कंक्लूडिंग फार्मूलाज डिराइव करते हैं। तो हमने ये ट्रांसमिशन लाइन डिस्कस की थी। L लेंथ की अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ओके, L लेंथ की अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके एक एंड पे आप सोर्स वोल्टेज कनेक्ट करते हैं और ये सोर्स वोल्टेज जो है वो सर्किट में IS करंट फ्लो करवा रहा है। ओके, आप इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ L है, ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है, प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा है। इस ट्रांसमिशन लाइन के सेकेंड एंड पे आपने लोड ZR लगा रखा है जहाँ पे कि आपको VR वोल्टेज और IR करंट मिल रही है। अगर इस सेटअप में आप Z इनपुट का मतलब होता है सोर्स, जो कनेक्टिंग सोर्स है, जैसे हमने नॉर्मली थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और सब निकाले थे कि जो आपका सेकंड एंड है वहाँ पे आपको कितनी इम्पीडेंस दिखाई दे रही है। तो इनपुट इम्पीडेंस का मतलब ये है कि सोर्स एंड पे वोल्टेज और करंट का जो रेशियो रहेगा वो आपका इनपुट इम्पीडेंस कहलाता है। इसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन अपने प्रीवियस वीडियोस में वो ट्रांसमिशन लाइन की जनरल इक्वेशन में हमने डिराइव कर रहे हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस इज ऑलवेज VS बाय IS एट द सोर्स साइड व्हेन वी आर लुकिंग टुवर्ड द लोड। इसका एक्सप्रेशन आ गया था VR cos ऑफ हाइपरबोलिक गामा L प्लस IR Z0 साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L, IR cos ऑफ हाइपरबोलिक गामा L प्लस VR बाई Z0 साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। गामा जो था वो हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट था जिसे हमने अल्फा प्लस जे बीटा L बोला था। ओके, तो ये जे बीटा बोला था, गामा L अलग है। तो ये आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट की फेज कांस्टेंट जो ट्रांसमिशन लाइन के साथ है। ठीक, तो ये हो गई आपकी इनपुट इम्पीडेंस। क्या लोड लगा है उस पर लोड के हिसाब से VR बाई IR का रेशियो आएगा आपका। तो लोड क्या है उस पर डिपेंड करता है एज वेल एज जो आपका इनपुट इम्पीडेंस है, उस इनपुट इम्पीडेंस जो है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है एज वेल एज गामा पे डिपेंड करता है। तो अगर आप Z इनपुट को देखें तो किस किस का फंक्शन हो जाएगा, ZR क्या है, Z0 क्या है,
गामा क्या है, ये सब जो है वो डिसाइड करेंगे कि इनपुट जो है वो क्या इनपुट इम्पीडेंस होगी। ओके, एक टर्म ये हो गई। दूसरी टर्म हमारे पास आती है Z0। Z0 को हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोली थी किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की। Z0 हमने डिफाइन किया था R प्लस जे ओमेगा एल बाय G प्लस जे ओमेगा सी। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं, प्राइमरी कांस्टेंट हैं ट्रांसमिशन लाइन के। तो ये प्राइमरी कांस्टेंट एज वेल एज जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, उस पे आप जब ट्रांसमिशन लाइन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और उसकी प्राइमरी कांस्टेंट फिक्स कर देते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शनल डिटेल पे डिपेंड करते हैं, आर एल जी सी, जो आपने ट्रांसमिशन लाइन बना दी है, किस रेडियस का कंडक्टर लिया है, क्या स्पेसिंग रखी है, क्या इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, क्या इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो उन सब के साथ आपका Z0 जो है वो हम फिक्स मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं अलोंग द लेंथ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज फिक्स। ये ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है इनके साथ हो गई। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम इस तरह से बोलते हैं कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इनफाइनाइट हो, कोई भी रिफ्लेक्शन ना एग्जिस्ट करता हो, देयर इज ओनली इंसिडेंट वे, अगर वन वे आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो उस केस में लोड क्या इनपुट इम्पीडेंस फेस करेगा, सोर्स एंड पे आप क्या इनपुट इम्पीडेंस फील करेंगे, Z इनपुट इफ L इज इनफाइनाइट, एज इफ L इज इनफाइनाइट, उस केस में आप इस इम्पीडेंस को कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पैरामीटर्स के साथ फिक्स हो गई। इसे इनफाइनाइट लेंथ की लाइन की इनपुट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, और ये वो इम्पीडेंस है जो आप लोड पे अगर लगा देंगे तो फाइनाइट लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं शो करती है और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होता है। तो Z0 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए लोड पे लगानी चाहिए। ओके, Z0 सेकेंड टर्म हो गई Z0। ZR क्या है, ZR ये है कि आपने अभी रिसेंटली लोड साइड में क्या इम्पीडेंस कनेक्ट कर रखी है, ZR इज लोड इम्पीडेंस। तो यहाँ पे ये ZR क्या है आपका VR बाई IR, या आप इस ZR को बोलेंगे लोड इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन की एक पैरामीटर है, एक क्वालिटी है। ओके, लोड आप अप्लाई करते हैं और इन सब के अकॉर्डिंग Z इनपुट जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये है आपकी तरह तरह की इम्पीडेंसेस। अब हमने अलग अलग केसेस पढ़े थे कि अगर ट्रांसमिशन लाइन को आप शॉर्ट सर्किट कर दें, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है, ZR इक्वल्स टू आप 0 कर दें, ठीक, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी। अब ये ZSC जो लिखा गया है ये है इनपुट इम्पीडेंस एट द सोर्स साइड व्हेन ZR इक्वल्स टू 0। हमने उस केस को डिटेल में डिस्कस किया था, ये कंक्लूजन हम पढ़ चुके हैं। ZR इक्वल्स टू 0 करें या शॉर्ट सर्किट में VR इक्वल्स टू 0 होता है, तो आपका Z इनपुट इज ZSC इज Z0 tan ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। अब कितना दिखेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, साइन क्या रहेगा, साइन डिपेंड्स ओवर द L, ठीक है। Z0 आपका फिक्स है, हम मान रहे हैं कि ये कांस्टेंट हो गया है जो कंस्ट्रक्शन के साथ फिक्स हो गया है। अब शॉर्ट सर्किटेड लाइन पे इनपुट इम्पीडेंस आपका क्या होगा, वो L पे डिपेंड करता है। और अगर आप एक लॉसलेस लाइन कंसिडर करेंगे जिसमें कि अल्फा इक्वल्स टू 0, जिसमें अल्फा इक्वल्स टू 0 हो, तो किस तरीके से आपको शॉर्ट सर्किटेड लाइन में आपको इनपुट इम्पीडेंस दिखती है। कभी इनपुट इम्पीडेंस आपकी एक इंडक्टिव होती है, कभी कैपेसिटिव होती है, वो भी हम अपने डिस्कशन में एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी के लिए ZSC विल बी दिस, ZOC विल बी दिस। ओपन सर्किट मीन्स ZR इज इनफाइनाइट, IR इक्वल्स टू 0, ये रहता है ना। इस केस में आपकी इनपुट इम्पीडेंस ये रहेगी। तो इनपुट इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के केस में ये जो ZSC ZOC है, ये इनपुट इम्पीडेंस है जब लोड को आपने शॉर्ट और ओपन कर रखा है। इसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था, Z0 स्क्वायर इज ZSC ZOC, ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था। तो ये कंक्लूजन निकालने के बाद हम
डिस्कस करते हैं कि आपकी जो लोड इम्पीडेंस है वो अगर अलग अलग हो तो किस किस तरीके से आपका वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलोंग द लाइन चेंज होगा, और अगर वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन में इंसिडेंट वेव के साथ रिफ्लेक्टेड वेव भी एग्जिस्ट कर रही है तो क्या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा, क्या स्टैंडिंग वेव रेशियो होगा। उसके लिए हमने ये 4 डिफरेंट केसेस को ड्रॉ किया आपके रेफरेंस के लिए, और इस समरी को हम कंक्लूड करेंगे डिफरेंट लोड केसेस में ट्रांसमिशन लाइन के अलोंग क्या क्या सिचुएशन अराइज होगी। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में बनाया गया डायग्राम जो है वो वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक लॉसलेस लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो है वो है शॉर्ट सर्किट लाइन का केस है। यहाँ पे ये आपकी L लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है, आपने लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर आप लोड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो करंट और वोल्टेज कैसे मिलेगा। शॉर्ट सर्किट के केस में लोड पॉइंट पे आपका वोल्टेज 0 होता है, तो आप जो वोल्टेज वेव फॉर्म बनाएंगे उसको 0 से शुरू करेंगे। और क्योंकि अगर आप शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, ओपन सर्किट की कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। ये सब कि किस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्टैंडिंग वेव बनती है, रिफ्लेक्शन होता है, किस तरीके से दोनों वेव को कंबाइन करके स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है, ये आप यूनिफॉर्म प्लेन वेव के वीडियो से रेफर कर सकते हैं। तो जो आपकी स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा जिसमें कि हर λ/2 डिस्टेंस के बाद आपको मिनिमा और मैक्सिमा रिपीट होता हुआ मिलता है। स्टैंडिंग वेव पैटर्न को हमने डिस्कस किया था। तो आपका स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। आप ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पे जब शॉर्ट सर्किट आपकी लाइन है तो आप यहाँ पे वोल्टेज मिनिमा बना दीजिएगा और λ/2 पैटर्न को उसको रिपीट। जब वोल्टेज मिनिमा है तो करंट आपकी मैक्सिमा पे होगी, ओके। और ये जो डॉटेड लाइन है ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन को बता रही है। ये पीक है, वोल्टेज पीक इतना बनेगा, करंट पीक इतना बनेगा। वोल्टेज से करंट का पीक आप थोड़ा रिड्यूस करके बताएंगे अकॉर्डिंग टू द इम्पीडेंस ऑफ लाइन, ठीक। एक केस ये बन गया। सेकेंड केस, जब आपने ओपन सर्किट लाइन बनाई, ओपन सर्किट जब आप लाइन बनाएंगे तो आपने इसको ओपन दिखा दिया। ओपन दिखा दिया मीन्स आप लोड पे IR 0 होगी। ओपन का मतलब ये होता है ना नो लोड करंट। तो आप यहाँ पे करंट का जो IR 0, तो करंट का जो आप वेव फॉर्म बनाए उसमें करंट को यहाँ पे मिनिमा पे ड्रॉ कीजिए। इसको आपने मिनिमा ड्रॉ करते हुए λ/2 के साथ रिपीटेड पैटर्न बनाया और इसके आउट ऑफ फेज आपने वोल्टेज का पैटर्न बना लिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस जबकि आप लोड पे Z0 इम्पीडेंस लगाते हैं। अगर आप लोड पे Z0 इम्पीडेंस लगाते हैं तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, लाइन विल बिहेव एज इफ देयर इज ओनली वन डायरेक्शनल वेव प्रोपगेशन। वोल्टेज आपका सिंपल V जो है वो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, आपकी केवल सिंगल वोल्टेज सिग्नल इसमें एग्जिस्ट करेगा, उससे कुछ थोड़े एम्पलीट्यूड पे आपका करंट सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, ओके। V और I जो है वो आपके इस तरीके से बनेंगे। देयर इज नो स्टैंडिंग वेव पैटर्न, ओके। इसके अलावा अगर आप मैच करते हैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को किसी और इम्पीडेंस के साथ, मान लीजिए जो आपने लोड लगाया है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का नहीं मिला आपको, या आपकी जो पैरामीटर्स हैं जो आपने कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ माने हैं उनमें किसी वजह से बनाते वक्त या किसी और वजह से, किसी और एरर की वजह से अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो, और आपने जो लोड लगाया वो Z0 के बराबर ना रहे, उस केस में आपको जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। लोड पे आपको वोल्टेज या करंट मिनिमा नहीं मिलेगा, आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा, कुछ करंट मिलेगा, और आप इसे मिसमैच लाइन या इनकरेक्टली मैच लाइन बोल सकते हैं, अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं, और यहाँ पे भी स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। ये जो वेव फॉर्म्स हैं ये आपसे सब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि आप एक लॉसलेस लाइन में करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग केसेस में आप एक्सप्लेन कीजिए। ड्रॉ द वोल्टेज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ लॉसलेस लाइन व्हेन ZR इक्वल्स टू Z0। ये केस दे के आपसे 2 नंबर का एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, तो आप इनको डिटेल में ध्यान से
नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अलग अलग तरीके से, एक ही कॉन्सेप्ट को आप 2 और 3 डायरेक्शन से समझ के अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकन्फर्म करते हुए समझ सकते हैं। ये वोल्टेज और करंट की फॉर्म में आपको इस तरह से हमने दिखाया है। इसी को अगर हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के फॉर्म में दिखाएं तो भी हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक मीडियम में इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों एग्जिस्ट करती है तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है। कहीं पे दोनों जो वेव्स हैं वो इन फेज होती है, वहाँ पे मैक्सिमा बन जाता है, कहीं पे आउट ऑफ फेज होती है, वहाँ पे मिनिमा बन जाता है। और उसी के हिसाब से एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं। अगर अभी हम वोल्टेज वेव फॉर्म, अगर हम इस वोल्टेज वेव फॉर्म को अलग अलग केसेस में कंसिडर करें तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज VR बाय VI, रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज एक्सप्रेशन। इसको जब हम लिखेंगे डिटेल में, इनका एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे आप इनके एक्सप्रेशन बदल सकते हैं। VR के लिए माइनस डायरेक्शन हो जाएगी, और आप जब इसको डिटेल में डिफाइन करके कंक्लूजन जो हम निकाल चुके हैं, ये जनरल कंक्लूजन भी हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव में निकाल चुके हैं। जब दो मीडियम, इनिशियल मीडियम की इम्पिडेंस Z0 है और आपकी सेकेंड बाउंड्री जो कि हम एक कंडक्टर की तरह ट्रीट करते हैं उसकी अगर ZR है N2 N1, इस तरह से हम निकाल चुके थे N2 माइनस N1 बाय N2 प्लस N1, ये हम डिटेल में डिराइव कर सके। तो अगर हम यहाँ पे इनको लोड से और लाइन की इम्पिडेंस से रिप्लेस करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विल बी ZR माइनस Z0 डिवाइड बाय ZR प्लस Z0। ZR है लोड, जहाँ पे कि आप अपनी यूनिफॉर्म प्लेन वेव को टर्मिनेट कर रहे हैं। जनरली ये कंडक्टर होगा, ठीक है, या अगर आपने ओपन लाइन रखी तो ये आपने इस तरह से ट्रीट किया है कि एयर गैप आपने छोड़ा है। ठीक, तो ये आपके सेकंड, आप इस लोड को सेकंड मीडियम जहाँ से कि ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो यहाँ पे आपका लोड जो है वो सेकंड मीडियम का काम कर रहा है जहाँ से कि आपकी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दिस इज यू कैन ट्रीट इट एज अ सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम की जगह आप ZR रखेंगे। Z0 जो इस ट्रांसमिशन लाइन की इनहेरेंट इम्पिडेंस है, ओके, तो ये मीडियम 1 की इम्पिडेंस हो गई, उसको आप रखेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन द केस ऑफ वोल्टेज विल बी ZR माइनस Z0 अपॉन ZR प्लस Z0। अगर हम इस तरीके से कंक्लूड करें तो K का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में, K प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो K की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 के बीच में एम्पलीट्यूड वेरी करता है। अगर आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के सम से स्टैंडिंग वेव बनती है, और उस स्टैंडिंग वेव से एसोसिएटेड पैरामीटर है स्टैंडिंग वेव रेशियो, जिसे हम SWR बोलते हैं। इस स्टैंडिंग वेव रेशियो को अगेन हम डिराइव कर चुके हैं। S विल बी 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ K डिवाइड बाय 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ K। 1 प्लस K डिवाइड बाय 1 माइनस K इज स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव रेशियो की जो रेंज होगी वो 1, मिनिमम वैल्यू उसकी 1 होती है, और ये इनफाइनाइट तक हो सकता है। कई बार हमें करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा जाता है, तो करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का माइनस साइन के साथ होता है, ठीक है ना। तो अगर KV ऐसे मान लेते हैं, अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर वोल्टेज और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर आपसे करंट की फॉर्म में पूछा जाए तो आउट ऑफ फेज होने की वजह से ये माइनस साइन के साथ होता है, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। तो कई बार VSWR डिफाइन किया जाता है इस वेव फॉर्म में, जो भी स्टैंडिंग वेव बनी है उसका V मैक्सिमा डिवाइड बाय V मिनिमा विल बी डिफाइंड एज द VSWR। सिमिलरली in a current waveform pattern for a standing wave, if we calculate CSWR, this will be I maxima by I minima। ये भी इस स्टैंडिंग वेव से, इस स्टैंडिंग वेव रेशियो से, इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से आप कितनी पावर ट्रांसमिट होगी लोड को वो भी निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई, रिफ्लेक्शन क्या हुआ, स्टैंडिंग वेव क्या हुई। अगर आप इन पैरामीटर्स को इन डिफरेंट केसेस में भी अप्लाई करके देखते हैं कि किस केस में क्या होगा। पहले केस में हम आ जाएं, अगर आपने ZR इक्वल्स टू 0 लगाया तो आपको यहाँ पे इस तरीके का वोल्टेज और करंट पैटर्न मिलेगा। एक और समरी लिख देते हैं कि ZR अगर 0 हो
ZR अगर 0 हो तो वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, ZR 0 रखिए, क्या होगा, K विल बी -1, K विल बी -1। ZR अगर आप 0 रखते हैं, सॉरी ZR 0 रखते हैं तो -Z0/Z0। तो शॉर्ट सर्किट के केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1 होगा। -1 अगर आप रखेंगे तो स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होगा, स्टैंडिंग वेव रेशियो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो रहा है जब आपने शॉर्ट सर्किट लाइन डिज़ाइन की। दूसरा केस देखें, ओपन सर्किट लाइन अगर आपने रख दी, ओपन सर्किट लाइन में भी हमें पता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ZR इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखें, ऐसा सीधा नहीं रखे, हम इसको ऐसे करते हैं, ZR इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखना है तो इससे हम थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर देते हैं, ZR लग देते हैं डिवाइड बाय 1 प्लस Z0/ZR, ऐसे ना, इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं ताकि इनफाइनाइट रखने पे हम इसे 0 रख सके। अब अगर आप ZR इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स 0, K हो जाएगा 1। ओपन सर्किट के केस में K रहता है 1, स्टैंडिंग वेव रेशियो अगेन इनफाइनाइट रहता है। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों के केस में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है एज वेल एज स्टैंडिंग वेव रेशियो आपका इनफाइनाइट होता है। आते हैं हम इस केस में, जब हम लोड की जगह पे ZR को Z0 ही रखें, अगर हम प्रॉपरली कैलकुलेटेड लोड कनेक्ट करेंगे उस केस में व्हेन ZR इक्वल्स टू Z0 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, 0। इस केस में आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होता है। इससे आप प्रॉपरली मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन, करेक्टली मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन, बैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। इस टाइम पे जब कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, VR इक्वल्स टू 0, जब कोई रिफ्लेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन टू लोड, मैक्सिमम पावर टू लोड, ओके, रिफ्लेक्शन लॉसेस नहीं है। और इस केस में स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या हो जाएगा, अगर आपका K 0, लास्ट केस में जब आपकी लोड इम्पिडेंस Z0 के बराबर भी नहीं है और ओपन या शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, उस केस में आपको यहाँ पे वोल्टेज या करंट मिनिमा नहीं मिल रहा है और यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एज वेल एज स्टैंडिंग वेव रेशियो का 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में कोई रेशियो आएगा। ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको जब आप मेंस लिखते हैं या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखते हैं तो सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये एज वेल एज इनमें आपके डिफरेंट स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं एट अ शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि वी मैक्सिमम कहाँ हो रहा है या वी मैक्सिमा की लोकेशन पूछी जा सकती है, ओके। तो वी मैक्सिमा की लोकेशन आपको फर्स्ट लोकेशन क्या होगी, अगर आपने शॉर्ट सर्किट लाइन ली तो उसमें वी मैक्सिमा की लोकेशन क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे लोड पे आपको 0 मिलेगा और ये अगेन 0 कितने डिस्टेंस के बाद मिलेगा, λ/2 लाइन के बाद। तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगा आपको, λ/4 लेंथ पे मिलेगा। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव और थोड़े थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ आते हैं, जिसमें कि डिफरेंट इम्पिडेंस टर्म्स किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या वैल्यू रखती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और हम देखेंगे कि अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है और उसको अगर हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में अगर हम टर्मिनेट करते हैं तो उसकी इनपुट इम्पिडेंस लेंथ के साथ कैसे चेंज करेगी उसे भी हम डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।